मेरी बीवी बहुत बीमार थी, लेकिन इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे। एक दिन मालकन बोली, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं महंगे से महंगा इलाज करवा दूंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मालकन मुझसे 20 साल बड़ी थी, मगर मैं अपनी बीवी की खातिर मान गया और बीवी दिन ब दिन सेहतयाब होती जा रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी परेशान हो, इसलिए मालकन से वादा किया कि ये खबर ना होने देना कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। जिस दिन मेरी बीवी मुकम्मल सेहतयाब हो गई तो मैंने सोचा कि बीवी को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। यूं ही मैं बीवी को लेने कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वहाँ मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम 2 भाई थे। बड़ा भाई काम करने शहर चला गया और मैं गांव के एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। अम्मा अब्बा मेरे बचपन में ही एक एक्सीडेंट में फोत हो गए थे। भाई शहर चला गया और अब मैं अकेला रहता था। जिंदगी में कभी ऐसे हादसे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये कैसे हुआ। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान के अपने सगे खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते और हम अपनों की राह देखते रहते हैं, मगर हमारे अपने भी नाम के रिश्ते रह जाते हैं। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी रिश्ते और बिना किसी गर्ज के हमारे लिए वो कर जाते हैं जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात कब किसको किसके लिए वसीला बना दे, ये वही कर सकता है। नामुमकिन तो हम इंसानों की सोच है, इस पाक ज़ात के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से जो तनख्वाह मिलती उससे मेरा गुजारा हो जाता था। स्कूल में एक माली बाबा थे। माली बाबा काम से फारिग होकर मेरे पास आकर बैठ जाते। माली बाबा जब घर जाते तो दोपहर को आते हुए मेरे लिए खाना ले आते। मैं बहुत कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप रोज़ मेरे लिए खाना ले आते हैं, तो माली बाबा ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं, तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ। माली बाबा का घर भी इसी गांव की दूसरी साइड में था। माली बाबा का बेटा नहीं था, एक इकलौती बेटी थी। कुछ दिनों से माली बाबा स्कूल नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कि खुद जाकर पता करता हूँ। स्कूल से जाने के बाद मैं सीधा माली बाबा की तरफ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने नजरें झुकाए हुए पूछा, जी मैं माली बाबा की खैरियत पता करने आया था। वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे, कहीं गए हुए हैं क्या? तो उसने कहा कि बाबा की तबीयत खराब है, कुछ खा पी नहीं रहे। तो मैंने कहा कि क्या मैं मिल सकता हूँ माली बाबा से? तो उसने कहा, जी अंदर आ जाइए। माली बाबा सामने ही चारपाई पर चादर ओढ़ कर लेटे थे। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने कहा, मैं आपका पूछने आया था। तो माली बाबा ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई, वरना आज के दौर में कौन किसी की परवाह करता है। मैंने कहा, चलें आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक उम्र हो गई है, बस एक फिक्र रहती है कि मैं न रहा तो मेरी बेटी का क्या होगा। इस भरी दुनिया में इसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैंने माली बाबा को तसल्ली दी और कहा कि ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको शहर ले चलूँगा, वहाँ अच्छे से आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। माली बाबा बार बार इनकार कर रहे थे तो उनकी बेटी ने कहा कि बाबा आप मान क्यों नहीं जाते, मेरी खातिर मान जाएं, मैं आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। और वो रोने लगी। हम सुबह ही सुबह माली बाबा को लेकर शहर चलते हैं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। घर आकर मैंने 1-2 दोस्तों से राब्ता किया कि कुछ पैसे उधार मिल जाएं, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि घर के हालात अच्छे नहीं। और फिर मैं अगले दिन स्कूल गया, कुछ दिनों की छुट्टी ली और 1 माह की तनख्वाह एडवांस ली। माली बाबा के डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, वो करवाए तो बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी एक बात मानोगे? तो मैंने कहा कि आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं उनकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं सका। जब बाबा ने कहा कि रफ़ीक बेटे, ये एक बाप की इल्तिजा है, मैंने माली बाबा के हाथ पकड़ लिए और हाँ कर दी। तो माली बाबा मुस्कुराए और अपनी बेटी को पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारा हाथ रफ़ीक के हाथ में दे दिया, अपने मरते बाप की बात का मान रखना, हमेशा रफ़ीक के साथ रहना। वो रो रही थी। माली बाबा अचानक चुप हो गए थे। वो इस दुनिया से जा चुके थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने सादगी से माली बाबा की बेटी सिद्रा से निकाह कर लिया और उसे लेकर वापस गांव आ गया। सिद्रा एक अच्छी बीवी साबित हुई।
میرا بہت خیال رکھتی اور میں بھی دل و جان سے اس کی عزت کرتا، کوشش کرتا کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں اب سوچتا کہ اسکول کی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی ڈھونڈ لوں، اس تنخواہ سے گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ کبھی تو یہ دن بھی آئے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 7,000 سے کیا بنتا تھا؟ میں بہت پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن سدرا نے مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر کہا کہ میرے پاس اماں کی ایک نشانی ہے اور وہ اس کی اماں کی انگوٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ بیچ دیں اور گھر کے لیے سامان لے آئیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سدرا سے کہا کہ میں یہ نہیں لے سکتا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر کے سامان لے آؤں گا۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خود کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے جسے ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا، آج اس سے اس کی ماں کی نشانی کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے خاموش دیکھ کر سدرا نے کہا، مجھے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اور نشانیاں تو رشتے ہوتے ہیں، اپنوں کی یادیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بہتر ہے کہ ہمارے کسی کام آ جائے۔ مگر سدرا کی باتیں سن کر مجھے خوشی ہوئی، وہ بہت اچھی تھی، کبھی مجھ سے کسی بات کے لیے شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی خود سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، جو تھا جس طرح کا تھا کھا لیتے تھے۔ پہلے میں اکیلا تھا، مگر اب سدرا کا ساتھ تھا اور میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ میرا بھائی تو شہر جا کر مجھے بھول ہی گیا، کبھی کوئی خیر خبر نہیں لی اس نے۔ میرا ایک دوست شہر کام کرتا تھا، اس سے کہا کہ شہر میں میرے لیے بھی کام دیکھے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پتہ کروں گا۔ کچھ دنوں سے سدرا کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کچھ نہیں، موسمی اثرات ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں سدرا کو گاؤں کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی کھاؤ، کچھ دنوں میں ہی فرق پڑ جائے گا، اور کچھ ہی دنوں میں سدرا ٹھیک ہو گئی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے میرا دوست راستے میں ملا۔ اس نے کہا کہ ایک کام ہے شہر میں، اگر کرنا چاہو تو، مگر تمہیں مسلسل وہیں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ گھر گیا تو سوچا کہ سدرا سے بات کرتا ہوں شہر جانے کی، مگر ساتھ یہ بھی فکر کہ اسے یہاں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، پھر مجھے میرا دوست ملنے آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اگر کام کرنا ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں کسی اور کو کہہ دوں۔ تو میں نے کہا کہ کام کی تو مجھے اشد ضرورت ہے، مگر تم جانتے ہو کہ پیچھے گھر کوئی نہیں ہے، میں تمہاری بھابھی کو اکیلے کیسے چھوڑ دوں؟ تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک دفعہ شہر چلو، وہاں رہنے کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھری اور اس نے کہا کہ مجھے بتا دینا، 1 ہفتے تک میں نے جانا ہے واپس، تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور سدرا سے کہا کہ ہم شہر چلتے ہیں، یہاں کام وغیرہ نہیں ملتا، وہاں جا کر کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ میری وجہ سے خود کو تکلیف میں مت ڈالیں، مجھے آپ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چائے پیتے ہوئے سدرا سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ سوچ کے پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر سدرا نے کہا کہ جو دل میں ہے کہہ دیں، اس طرح چپ نہ بیٹھیں، آپ کو اس طرح پریشان دیکھ کر میں خود کو ملامت کرنے لگی ہوں۔ میں نے کہا کہ سدرا، ابھی تو ہم 2 ہیں، کل کو ہمارے بچے ہوں گے، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتا کہ جیسی زندگی میں نے جی، میری اولاد بھی زندگی کی ان محرومیوں کو دیکھیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے شہر جانے کا سوچا تھا۔ میری باتیں سن کے سدرا خاموش ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور مجھے معاف کر دیں، میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی۔ میں آپ کے ساتھ شہر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگلے دن ہم میرے دوست ارشد کے ساتھ شہر کے لیے نکل پڑے۔ جہاں شہر جانے کی جلدی تھی، وہیں میں دل ہی دل میں کہیں بہت اداس بھی تھا۔ جہاں میرا بچپن گزرا تھا، میرا گاؤں، میرے دوست، مالی بابا، سب بہت یاد آ رہے تھے۔ اس جگہ زندگی کے اچھے برے دن دیکھے تھے، اس جگہ کو یوں چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ سدرا مجھے چپ دیکھ کر پریشان ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دل دے کر بھیجا ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو یا بیوی، کچھ کہو یا نہ، وہ ہر بات بن کہے سمجھ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اچھی اور صابر بیوی دی۔ اندر ہی اندر یہ بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں شہر جا کے کیا بنے گا۔ میرا دوست ایک اچھا انسان تھا، اس نے کچھ دن ہمیں اپنے ساتھ رکھا، پھر میں کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کب تک کسی پر بوجھ بنتا؟ راشد کہتا رہا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہیں میرے لائق کوئی کام ملے تو بتانا، میں بھی تب تک کوشش کرتا ہوں۔
जो काम पहले मेरे दोस्त ने ढूंढा था वहां पर उन्होंने किसी और को रख लिया था, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना। सिद्रा को राशिद की बीवी और बच्चों के पास छोड़ा और खुद काम की तलाश में निकल पड़ा। रोज सुबह को निकल पड़ता और जगह जगह खाक छान के रात को राशिद के घर वापस आता। इस दिन लेट हो गया था और मेरी बीवी मुझे देखते पूछने लगी। उससे कहा कि बस काम की वजह से लेट हो गया। वो मायूस देख के तसल्ली देती कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई रात जरूर निकलेगी। आज मैं लेट हो गया था क्योंकि एक औरत का रास्ते में कार एक्सीडेंट हुआ था। उसे हस्पताल छोड़ के आया और खून भी दिया। जैसे उसको होश आया तो मैं वापस घर आ गया था। अगर ये बात अपनी बीवी को बताता तो वो मजीद परेशान हो जाती और गांव वापस जाने की जिद करती। पता नहीं क्यों लोग इतने बेहस क्यों हो गए हैं, बजाय किसी को हस्पताल लेके जाने के मोबाइल से वीडियोस बनाने लग जाते हैं। 2 माह इसी तरह गुजर गए। कभी मेहनत मजदूरी मिल जाती तो कर लेता, कभी ये काम किया नहीं था इसलिए हाथों पर छाले पड़ जाते। और एक दिन राशिद ने कहा कि मेरे साथ चलो, एक जगह तुम्हारे लिए बात की है। मुझे बहुत खुशी हुई, शुक्र है अल्लाह ने सुन ली। बस अब काम अच्छा हो, सैलरी भी बहुत अच्छी बताई मेरे दोस्त ने। वो मुझे लेकर एक बहुत बड़े बंगले में आ गया, बिल्कुल कोई महल जैसा था। जैसे हम अंदर गए और सलाम किया तो उस औरत जो घर की मालकन थी उसने हमारी तरफ देखे बिना मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा जी रफ़ीक अहमद। फिर उसने कहा कितना पढ़े लिखे हो, पहले क्या काम करते थे? तो मैंने कहा जी मैं एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तो उसने अखबार के पेज पलटते हुए कहा कि गाड़ी चला लेते हो? तो मैंने कहा कि जी। फिर पूछा शादीशुदा हो गए? तो मैंने कहा जी हाँ। तो उस औरत ने पूछा कि रहते कहाँ हो? मैंने कहा जी अपने दोस्त के घर। फिर कुछ देर खामोश रही और कहा ठीक है तुम लोग जाओ और सुबह काम पर आ जाना। मुझे अपने समात पर यकीन नहीं आया और ना ही मुझे इस औरत की तरफ देखने की हिम्मत हुई थी और मैं वहीं खड़ा रहा। जब राशिद ने कहा कि चलो क्या सोच रहे हो, मैंने राशिद से कहा क्या वाकई मुझे काम मिल गया है? तो इसने कहा हाँ यार तू शुक्र कर अल्लाह का। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उससे मुझे तन्हा नहीं छोड़ा और राशिद को मेरे लिए वसीला बना दिया। हम राशिद के घर पहुंचे तो मुझे इस तरह खुश देखकर सिद्रा समझ गई कि काम मिल गया है और उसने कहा कि मुबारक हो, काम मिल गया है। मैंने कहा तुम मेरे कहे बिना कैसे जान जाती हो? तो उसने कहा कि आपकी बीवी हूँ, इतना तो समझती हूँ आपको। फिर अगले दिन मैं काम पर आ गया। मुझे ये देखकर हैरत होती कि इतने बड़े घर में एक औरत अकेली रहती है। एक दिन बातों बातों में चौकीदार से पूछा कि मैडम के बाकी घर वाले कहाँ होते हैं? उसने कहा कि मैडम का कोई रिश्तेदार नहीं, सब दौलत के पुजारी थे। मैडम के रिश्तेदारों ने दौलत की लालच में बड़े साहब यानी बेगम साहिबा के वालिद का एक्सीडेंट करवा दिया और तब से मैडम ने सबसे रिश्ता खत्म कर दिया है। अभी चौकीदार बात कर रहा था जब मैडम की आवाज़ पर मैं सर झुकाए गाड़ी निकालने लगा। सारे रास्ते में अपने ध्यान गाड़ी चला रहा था। जब मैडम ने कहा कि तुमने स्कूल की जॉब क्यों छोड़ी? तो मैंने कहा जी बस कुछ मजबूरी थी इसलिए छोड़कर शहर आ गए। मैडम ने कहा तुम्हारे बच्चे भी हैं? तो मैंने कहा जी नहीं। फिर पूछा तुम्हारी बीवी गांव में है? मैंने कहा जी नहीं, यहीं शहर में है। मैडम बहुत रोबदार थी, कोई बात पूछनी होती तो मैं चौकीदार से कहता कि पूछ कर बता दो। चौकीदार भी नज़र झुका कर रखता। मैडम के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनसे कोई सवाल करता। फिर एक दिन मैडम ने कहा कि गाड़ी निकालो। तभी मैडम को कॉल आई तो वो कह रही थी कि सब कुछ मेरा है, ऐसे में किसी को फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी, जिसने जो करना है कर ले। मालका ने कहा बैंक की तरफ चलो। मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। मैडम बाहर आई। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो किसी ने फायरिंग कर दी। मैंने फौरन मैडम को कवर किया और खुद जल्दी से गाड़ी में बैठने लगा। जब एक गोली मेरे कंधे को छू कर गुजर गई, उस दिन मुझे पता चला ये वही औरत है जिनका कई माह पहले एक्सीडेंट हुआ था और मैं उनको हस्पताल छोड़ के आया था। मैं मालकन को लेकर घर पहुंचा और मालकन ने कहा बहादुर इंसान हो, खुद की परवाह नहीं की, तुम इस वक्त भाग भी सकते थे। मैंने कहा आप मेरी मालकन हैं और ये मेरी ड्यूटी थी। मालकन ने कहा कि तुम अब जाओ, अपनी पट्टी वगैरह करवाओ, काफ़ी खून बह गया है और सुबह आते हुए अपनी बीवी को भी ले आना, अब से तुम दोनों यहीं रहोगे। मैं बहुत खुश हुआ और जाकर सिद्रा से कहा कि मालकन ने तुम्हें भी बुलाया है। उसने कहा कि मैं क्या काम करूंगी, मुझे तो खाना बनाने के सिवा कुछ भी नहीं आता। तो मैंने कहा सुबह चलना, वहां जाकर पता चलेगा। कुछ दिन से सिद्रा की तबीयत खराब हो रही थी। उसने मुझे बताया नहीं था कि मैं परेशान हो जाऊंगा।
मुझे अब भी ना बताती अगर राशिद की बीवी ने मुझे ना बताया होता। मैं अपने काम में ही मसरूफ रहा और अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। मेरे पूछने पर कहा कि कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार सा है। आप मेरी फिक्र बहुत करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं सिद्रा को लेकर मालकन के पास आ गया। मालकन ने कहा कि आज से तुम लोग यहीं रहोगे। चौकीदार से कहा कि इनको क्वार्टर में छोड़ आओ। मालकन ने कहा कि किसी भी वक्त मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलाया कि तुम इसके साथ यहाँ रहो और रोज़ रोज़ घर न जाना पड़े। मेरी बीवी ज़्यादातर बीमार रहने लगी और दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। एक दिन मैंने मालकन से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बीवी को अस्पताल लेकर जाना है, तो बिना कुछ कहे पैसे दे दिए। अस्पताल गया, सिद्रा के टेस्ट हुए और दवाई वगैरह लेकर आ गए। और एक दिन सिद्रा के सोने के बाद मैं बाहर लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर जी भर के रोया। मेरी बीवी मेरा सब कुछ थी। डॉक्टर ने बताया कि इसको इलाज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसकी हार्ट बीट रोज़ कम होती जा रही है। दिल सही से काम नहीं कर रहा। इसको कभी कुछ हो मैं सोच भी नहीं सकता था और खुद से बातें करने लगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सारी जिंदगी दुखों में गुजर गई। अब हालात सही हुए तो सिद्रा। अभी और कुछ कहता अपने पीछे किसी का साया देखकर मैं डर गया कि सिद्रा ने सब कुछ सुन लिया। मैं कैसे सामना करूंगा। मुश्किल से पीछे मुड़ा तो मालकन थी। मैंने आंखें साफ की और पूछा मालकन कोई काम था, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था और चली गई। मैंने दिल में सोचा बड़े लोगों को किसी की तकलीफ से क्या। फिर मैंने सोचा कि दिन रात काम करूंगा और सिद्रा का इलाज करवाऊंगा। अगले दिन मालकन से कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो आगे से चुप थी। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि ये रकम बहुत बड़ी है, मगर मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। तो मालकन ने मेरी तरफ देखा और कहा तुमने 2 दफ़ा मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम एक खुददार इंसान हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम, इसके लिए एक शर्त है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी का इलाज भी करवा दूंगी। मैंने कहा मालकन आप ये क्या कह रही हैं, आप शायद मेरी तौहीन कर रही हैं। तो मालकन ने कहा कि यही सच है, इसी शर्त पर पैसे मिलेंगे अगर कल को तुम भाग गए। तो मैंने कहा कि मालकन मैं एक खुददार और वफादार शख्स हूँ, इस घर का नमक खाया है, जब तक पैसे पूरे नहीं कर देता यहाँ से नहीं जाऊँगा। पर वो नहीं मानी। मैंने कहा कि आप मुझसे 20 साल बड़ी हैं और अगर शादी करनी थी तो आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर आपको वादा करना होगा कि ये बात मेरी बीवी को पता नहीं चले। तो मालकन ने कहा कि ठीक है, और मैंने मालकन से निकाह कर लिया और मेरी बीवी का इलाज होने लगा। वो दिन ब दिन सेहतयाब होने लगी और एक दिन घर पर फायरिंग हुई। मुझे लगा कि मालकन कोई गैर कानूनी काम करती है, अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो इसलिए मैंने सोचा कि बीवी को लेकर भाग जाऊंगा और किसी न किसी तरह मालकन का कर्ज उतार दूंगा। और यही सोचते हुए मैं सीधा बीवी के कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मालकन थी जो मुश्किल से सांस ले रही थी। मैंने उनको अस्पताल ले जाना चाहा, मगर उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तुम दोनों को कुछ बताने आई थी, इससे पहले मेरी सांस रुक जाए, मेरी बात सुन लो। मालकन ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। जिसे पसंद करती थी वो तुम्हारी तरह बहुत गरीब था और खुददार इंसान था, पर मेरे वालिद ने साजिश की, इस लड़के से निकाह रख दिया। लेकिन जिस दिन मेरा इस लड़के से निकाह होना था, रास्ते में इसको मार दिया गया और मुझे कहा कि वो कहीं भाग गया है। मालकिन को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा बाप चाहता था कि मैं उनकी मर्जी से शादी कर लूं। मैं कभी उस इंसान की जिससे मोहब्बत करती थी किसी और को इसकी जगह नहीं दे सकती थी, इसको कभी भूल नहीं सकती थी। कुछ अपने वालिद पर गुस्सा था या नफरत, पता नहीं, इसलिए मैंने सारी उम्र शादी नहीं की। और अब मुझे कुछ माह पहले पता चला कि मेरे वालिद ने अपनी वसीयत में ये शर्त रखी कि अगर मैं शादी न की तो सारी दौलत जायदाद किसी ट्रस्ट और रिश्तेदारों को चली जाएगी। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं जानती थी कि मैं मर जाऊंगी। इस दिन तुम्हें अपनी बीवी के लिए रोते देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रो रही हूँ। मैं भी किसी से इतनी ही मोहब्बत करती थी और उसे मुझसे छीन लिया गया, इसलिए मैंने तुमसे शादी की ताकि जो शर्त मेरे बाप ने रखी वो भी पूरी हो जाए और तुम भी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सको। मेरे बाद ये सब तुम्हारे काम आएगा। मेरा जनाजा उठते ही वकील तुम्हें कागजात दे देगा।
میں نے اپنی جائیداد تمہارے اور باقی غریب بچوں کے نام کر دی ہے۔ جب تک ڈاکٹر آتا مالکن اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا تھا۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ تھا پر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی نہیں سکا۔ مجھے اس گھر میں رہنا محال لگ رہا تھا، لیکن مالکن کی وصیت کے مطابق مجھے اسی گھر میں رہنا ہوگا اور ان کی جائیداد جو میرے نام کر کے گئی تھی دیکھنا ہوگا۔ میں نے مالکن کے گھر کو اولڈ ہوم بنا دیا جہاں بے سہارا لوگ رہنے لگے اور ہمارا وقت بھی انہی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ مجھے ان کی خدمت کر کے بہت سکون ملتا اور بزرگ عورتوں اور مردوں کو دیکھ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کیسے اولاد اپنے ماں باپ کو بے گھر کر دیتی ہے۔ وہ ماں باپ جو ساری عمر اولاد کو ہر دکھ سے بچاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں اپنے وہی ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ کیوں لوگ اپنی آخرت بھول چکے ہیں؟ کیوں یہ بھول چکے ہیں جو آج وہ کر رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔